नमस्कार, एसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा और इस समय हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हाल ही में आईएएस की घोषित परीक्षा परिणामों में हिंदी माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रथम और 28वां स्थान लेने वाले प्रत्याशी जो कि चयनित होकर आईएएस में अपने परिवार, अपने समाज, अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। निबंध स्पर्धाओं में न केवल राष्ट्रपति बल्कि प्रधानमंत्री सहित सैकड़ों पुरस्कार अर्जित करने वाले मालवा अंचल और अपने शहर खासतौर से इंदौर और उज्जैन के परिप्रेक्ष्य को जीने वाले कर्मवीर शर्मा का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। कर्मवीर भाई, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपको और आपके परिवार को सबसे पहले एसआर टाइम परिवार की तरफ से हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने जो सफलता प्राप्त की है यकीनन वो स्तुत्य है, वो प्रेरणादायी है। कर्मवीर भाई, मैं बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करूंगा। आपको ये कैसे तय करने में आपने कामयाबी हासिल की कि आपको आईएएस की परीक्षा में ही उत्तीर्ण होना है? क्या ये आपका शुरू से लक्ष्य था या टाइम बीइंग लक्ष्य हुआ? एक्चुअली मेरे बड़े भैया सिविल सर्विसेज में रहे हैं और पिताजी प्रोफेसर रहे थे, तो इन दोनों का ही एक सपना था। और वो सपना मेरा सपना कब बन गया, ये कॉलेज की लाइफ में से ही एक दिशा आगे बढ़ी और फिर वो मेरा दृढ़ निश्चय बन गया। वो सपना मेरा दृढ़ निश्चय बना और मैंने आज वो प्राप्त किया। यानी हम ये कह सकते हैं कर्मवीर भाई कि आपके पिताजी चूंकि एक शिक्षक रहे, प्राध्यापक रहे, आपके बड़े भाई भी प्रशासनिक सेवा में हैं, तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल आपके परिवार में शुरू से ही था और उसी ने आपको आपके दृढ़ निश्चय की तरफ अग्रसर किया, जिसे हम यूं कह सकते हैं। यानी ये पढ़ने पढ़ाने का माहौल आपको विरासत में प्राप्त हुआ। आप बताएंगे कि पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में खास तौर पर आईएएस के लिए आपने किस तरह से पढ़ाई को सिलसिलेवार प्रारंभ किया और उसे अपने मुकाम तक पहुंचाया? एक्चुअली इसमें 3 स्टेप्स होती हैं सिविल सर्विसेज में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इस दिशा में आगे बढ़ा मैं, और तीनों की ही अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है। प्रीलिम्स वस्तुनिष्ठ परीक्षा होता है, तो उसमें आपको लर्न करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मेंस में रिटन एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें मैंने अपने एनालिटिकल पावर को, जो मेरा शुरू से ऐसे राइटिंग में रहा था, उसको मैंने यूज किया और उससे मैंने सफलता हासिल की। और इंटरव्यू में पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने वाली बात होती है, तो पर्सनालिटी में मैं शुरू से ही कल्चरल कमेटी का प्रेसिडेंट और कॉलेज और स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। तो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने इसी हिसाब से बनाई। पहले से था कि कॉलेज और स्कूल की बात चली तो बतलाएंगे कर्मवीर जी कि आपका स्कूली अध्ययन और कॉलेज का अध्ययन कहाँ पर हुआ? मेरा प्रारंभिक परीक्षा जो अध्ययन हुआ है वो उज्जैन में हुआ है, सरस्वती शिशु मंदिर और लोटी स्कूल, लोकमान्य तिलक हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। और कॉलेज में मैंने होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और जीएससीसी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से एमए किया। अच्छा, जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर और जब सरस्वती शिशु मंदिर में आप स्कूल के विद्यार्थी थे, उस समय आपका जो एजुकेशनल कैरियर था वो कैसा रहा? थ्रू आउट अच्छा रहा था और डिस्टिंक्शन वाला रहा है मेरा। हमेशा से ही 75% से अबव रहे हैं। ग्रेजुएशन में मेरा 76% बना था और एमए में मेरा 82% बना हुआ है। हिस्ट्री से मैंने किया। डिस्टिंक्शन कोई खास विषय में होते थे या सारे विषयों में होते थे? लगभग सभी विषयों में। मानविकी विषय में जैसे अभी हिस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया, इसमें 82% है, तो हिस्ट्री के एक विषय में तो मुझे 94 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। अच्छा। तो एक तरह से डिस्टिंक्शन वाले नंबर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब शुरू से ही आप पढ़ने के क्षेत्र में प्रतिभाशाली रहे। अच्छा, ये बताइए कर्मवीर जी की आईएएस की परीक्षा की तैयारी इस समय जो विद्यार्थी कर रहे हैं और जो हमारा टॉक शो सुन रहे होंगे, उन्हें किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करना चाहिए? मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, तो जनरली लड़के ये गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी शुरू करते हैं या एमए के बाद से तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन ज़्यादा है और इतने अभी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ उसमें 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अच्छा। और फाइनली उसमें 800 लोग सिलेक्ट हुए हैं, इसमें आईएएस प्रॉपर 70 लोगों को ही मिला है। उसमें मेरा 28वां रैंक बना है। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट आते हैं वो ग्रेजुएशन के समय से ही इसकी तैयारी शुरू कर दे और एक सटीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू करें, तो मेरे हिसाब से 1-2 साल में सफलता मिल सकती है। अच्छा, आपके कौन कौन से विषय थे मेन एग्जामिनेशन में आईएएस की? मेरा हिस्ट्री था एंड फिलोसॉफी था।
हिस्ट्री मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रहा है और फिलोसफी मेरा मेंस में रहा है। कौन से विषय मेंस में सामान्य विद्यार्थी ने लेने चाहिए जो उसके लिए स्कोरिंग हो? बेसिकली ये रुचि के ऊपर डिपेंड करता है जी। साइंस स्टूडेंट साइंस के भी ले सकते हैं और आर्ट्स स्टूडेंट आर्ट्स के और साइंस के, साइंस स्टूडेंट आर्ट्स के और साइंस के दोनों ले सकते हैं। और आर्ट्स स्टूडेंट आर्ट्स के जो भी विषय हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो रुचि का लगे वो ले सकते हैं। मतलब जो जिस विषय में इंटरेस्ट हो वो विषय लें तो बिल्कुल ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई ही इतनी ज्यादा विस्तृत है कि जब तक रुचि नहीं रहेगी तब तक दबाव से पढ़ाई नहीं की जा सकती। सफलता संदिग्ध ही है। अच्छा ये बताइए कर्मवीर जी की जैसे IIT है या UPSC की एग्जामिनेशन है, सामान्यतः इसमें एक धारणा ये काम करती है कि जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो जी, खासतौर पर बोलने की फ्लुएंसी, लिखने में भले ही थोड़ी बहुत गलतियां हो तो भी चल जाएगी, वो ज्यादा सफल होते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? ये पहले भ्रम था और कुछ सालों में मेरे सीनियर्स ने और इस साल मैंने इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है। 28वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया में बननी अपने आप में हिंदी मीडियम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है जी। और मैं आने वाले जो नए विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और सामान्यतः एक दबाव महसूस करते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं लेकिन हम सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले जनरली सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो दबाव हटाएं और एक सटीक और बेहतर तरीके से एक सही दिशा में और रिजल्ट ओरिएंटेड यदि आप तैयारी करते हैं तो फिर ये माध्यम गौण हो जाते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए कर्मवीर जी कि आप हिंदी माध्यम का पक्ष लेते हैं, आपने हिंदी निबंधों में भी काफी पुरस्कार हासिल किए हैं, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, और भी सैकड़ों इनामों की फहरिस्त है आपके खाते में, खासतौर पर निबंधों को लेकर। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए, चूंकि निबंध एक निबंधात्मक शैली भी IAS के लगभग हर वर्णनात्मक प्रश्न पत्र में काम आती है और निबंध का भी संभवतः एक स्वतंत्र पेपर होता है, ऐसी मुझे जानकारी है। तो कैसे लिखा जा सकता है एक बेहतर निबंध, तब जबकि आपको निबंधों में जीतने के बाद ये वाली उपलब्धि हासिल हुई है, इसका मतलब है उसमें निबंध लिखने की कला का भी कहीं योगदान है। कैसे लिखें बेहतर निबंध विद्यार्थी? जी बिल्कुल, निबंध का जैसे आपने बताया कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसका एक पेपर होता है 200 नंबर का और एक डिसाइडिंग पेपर होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें निबंध में एक तो विषय की आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए, सिलसिलेवार निबंध के कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रस्तावना होती है, मध्य भाग होता है और उपसंहार होता है, तो इस स्ट्रक्चर को आपके दिमाग में रखना चाहिए जी। प्रस्तावना एक प्रभावोत्पादक प्रस्तावना हो, मध्य भाग में आप उस विषय से लेकर जितने भी पक्ष हैं उनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट सब खोल के रखिए और अंत में उसका एक कंक्लूजन जो है वो संतुलित हो, निष्पक्ष हो और फ्यूचर ओरिएंटेड हो जी। तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक बेहतर निबंध हो सकता है। जी जी। कर्मवीर जी, आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? आपकी इस समय आपका परिवार, सारा परिवार क्या कर रहा है और आपकी सफलता के पीछे आप उनका कितना श्रेय स्वीकारते हैं? पूरा परिवार अभी हर्षोल्लास में है जी, और मिठाइयाँ बट रही हैं, नाच गाना हो रहा है जी, और भगवान की विशेष अनुकंपा रही है तो भगवान को थैंक्स भी किया जा रहा है। जहाँ तक परिवार का पृष्ठभूमि का सवाल है तो मेरे दादाजी बिछरोद, उज्जैन जिले में बिछरोद करके गांव है, वहाँ पे किसान थे जी। तो उसी पृष्ठभूमि से उठ के मेरे पिताजी ने अपने बलबूते पर इंदौर में और उज्जैन में पढ़ाई करके प्राध्यापक की पद प्राप्त किया जी। और उन्होंने भी हमें ये शिक्षा दी और संस्कार दिए कि हम भारत के विकास के लिए और आम जनता के विकास के लिए प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मेरे बड़े भैया असिस्टेंट कमिश्नर सरटेक्स में इंदौर में अभी वर्तमान में पदस्थ हैं जी। और उन्हीं दोनों के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से मैं ये उपलब्धि हासिल कर पाया। कर्मवीर भाई, आप अपने दादाजी, पिताश्री और बड़े भाई का नाम से यदि संबोधन ले सकते हो तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं, दर्शकों तक वो बात भी पहुंचे। आपके दादाजी का क्या शुभ नाम है? पिताश्री क्या जी उनका नाम है? श्री जानकीलाल जी पटेल जी शर्मा थे मेरे दादाजी जी। डॉक्टर देवकरण जी शर्मा साहब हैं, रिटायर प्राध्यापक रहे हैं उज्जैन में। अच्छा, किस विषय में रहे वो कर्मवीर जी? ये वाणिज्य विषय में रहे। अच्छा अच्छा। माधव कॉलेज और शासकीय कन्या महाविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापन किया। अच्छा अच्छा। और वर्तमान में जो भैया हैं वो धर्मपाल शर्मा साहब हैं जी, और असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ पे जी जी। अच्छा कर्मवीर भाई, इस समय समाज में जब IAS में आप चयनित हो गए हैं, IAS
बने हुए अधिकारियों को काम करने में कुछ